चिल्ड्रन, आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड जब कोई ये आंसर नहीं लिख पाया था, इवन वेन आई हैव अंडरलाइंड इट इन ब्लू हाईलाइटर। उसके बाद भी ये नहीं लिखा जा रहा किसी से कि वाई डिड महात्मा गांधी रीलॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। उसका एक सिंपल सा आंसर था, व्हेन गांधी जी रिटर्न फ्रॉम द लंदन कॉन्फ्रेंस he discovered that the government had begun a new cycle of repression. First point. Second point, Ghaffar Khan and Jawaharlal Nehru were both in jail. Third point, Congress had been declared illegal. Fourth point, a series of measures had been imposed to prevent meetings, demonstrations and boycotts. Then the last line, Mahatma Gandhi relaunched the civil disobedience movement. This was the answer. Now today we are starting with how participants saw the movement. जिन लोगों ने पार्टिसिपेट करा था मूवमेंट में, वो मूवमेंट को कैसे देखते थे, मतलब उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था, वो उन्होंने क्यों पार्टिसिपेट करा था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, तो हम इसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। लेट अस नाउ लुक एट द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स दैट पार्टिसिपेटेड इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। व्हाई डिड दे जॉइन द मूवमेंट, उन्होंने मूवमेंट क्यों ज्वाइन करा, उनके आइडियल्स क्या थे, और उनके मतलब से स्वराज का, उनके नज़रिए से स्वराज का क्या मतलब था। ना फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट रिच पीजेंट कम्युनिटीज़। किसके बारे में हम बात करेंगे, हम बात करेंगे रिच पीजेंट कम्युनिटीज़ के बारे में। ओके, तो उसमें आते थे लाइक दी पटीदार्स ऑफ गुजरात और जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। दे वर एक्टिव इन दी मूवमेंट। इस मूवमेंट में ये दोनों कम्युनिटीज़ बहुत एक्टिव थी। वो अब ये क्यों एक्टिव थी, अब हम इसका करेंगे। बीइंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स। कमर्शियल क्रॉप्स एक होते हैं आपकी फूड क्रॉप्स, एक होती है आपके पास कमर्शियल क्रॉप्स। तो कमर्शियल क्रॉप्स वो होती हैं जो बेचने के लिए उगाई जाएं, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए उगाई जाएं, या जिनसे दे आर बेसिकली मनी क्रॉप्स, जिनको बेच के दे अर्न मनी। ओके, एंड देन कम दी फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स जिसके आपकी कंट्री को आप सेटिस्फाई करने के लिए जो एग्रीकल्चर करते हो उसको बोलते हैं फूड क्रॉप्स। तो वो प्रोड्यूसर्स थे कमर्शियल क्रॉप्स के, बट उनके लिए बहुत ट्रेड डिप्रेशन और फॉलिंग प्राइसेस से उनका बहुत नुकसान हो रहा था। एज देयर इन कैश इनकम डिसअपियर्ड, उनकी कैश इनकम कम होती जा रही थी, वो गवर्नमेंट के रेवेन्यू टैक्स नहीं भर पा रहे थे, वो गवर्नमेंट के रेवेन्यू नहीं भर पा रहे थे। एंड द रिफ्यूज़ल ऑफ द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द रेवेन्यू डिमांड लेड टू वाइड स्प्रेड रिजेंटमेंट। और गवर्नमेंट ने भी मना कर दिया कि वो रेवेन्यू कम नहीं करेंगे, तो ये लोगों को अच्छा नहीं लगा। These rich peasants became the enthusiastic supporters of the civil disobedient movement. अभी जो रिच पीजेंट्स थे ये इसी कारण से बहुत enthusiastic, मतलब बहुत जोश हो, और उससे ये बहुत सपोर्ट करने लगे सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को। इन्होंने अपनी कम्युनिटीज़ बनाई, और जो रिलक्टेंट मेंबर्स थे, मतलब खुद थोड़े से हाँ ना वाले जो मेंबर्स थे, उनको भी उन्होंने लिया इस मूवमेंट में और पार्टिसिपेट करा बॉयकॉट प्रोग्राम्स में। तो उन्होंने क्या क्या करा था, इन्होंने ऑर्गेनाइज़ करी थी कम्युनिटीज़, फोर्स करा था रिलक्टेंट मेंबर्स को टू पार्टिसिपेट इन दी बॉयकॉट प्रोग्राम्स। अब उनके लिए ये सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट था। द फाइट फॉर स्वराज वॉज अ स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यूज़। तो जो स्वराज के लिए लड़ाई थी वो उनके हिसाब से हाई रेवेन्यू की लड़ाई थी, क्योंकि अगर आप ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ हो तो आप ब्रिटिशर्स के इम्पोज इस लॉस के भी ख़िलाफ़ हो,
तो उनको हाई रेवेन्यू से दिक्कत थी, तो उन्होंने इसीलिए वजह से पार्टिसिपेट करा था सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में। बट दे वर डीपली डिसअपॉइंटेड व्हेन द मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ इन 1931। अब वो बहुत डिसअपॉइंट हो गए थे जब मूवमेंट को वापस ले लिया गया था महात्मा गांधी ने 1931 में, विदाउट द रेवेन्यू रेट्स बीइंग रिवाइज, मतलब रेवेन्यू रेट्स में कोई कुछ कम वम नहीं हुआ था, तो वो लोग बहुत डिसअपॉइंट हो गए थे। सो व्हेन द मूवमेंट वाज रीस्टार्टेड इन 1932, जब मूवमेंट रीस्टार्ट करा था महात्मा गांधी ने, आफ्टर ऑल दीज ओवर हियर, आफ्टर ऑल दीज थिंग्स, तब उन्होंने इतने एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट नहीं करा क्योंकि दे वर वेरी डिसअपॉइंटेड जब ये मूवमेंट को रिवोक करा गया था। अब ये हमने बात करी है रिच पीजेंट कम्युनिटीज़ की। अब हम आएंगे पुअर पीजेंट्री पर। द पुअरर peasantry were not just interested in the lowering of the revenue demand, ये इंटरेस्टेड नहीं थे कि रेवेन्यू डिमांड को कम कर दिया जाए, इनके और भी फैक्टर्स थे। Many of them were small tenants cultivating land they had rented from landlords। अब जो पुअर पीजेंट्स में जो लोग थे, जो वो पीजेंट्री थी, वो काफ़ी ज़्यादा रेंटेड लैंड पर कल्टीवेट करती थी। मतलब जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनसे उन्होंने रेंट पे ज़मीन ली और उसी पे खेती बाड़ी करते थे। एज द डिप्रेशन कंटिन्यूड एंड कैश इनकम्स ड्विल्डेड का मतलब होता है कम होना, साइज़ या अमाउंट क्वांटिटी में कम होना, उसको बोलते हैं ड्विल्डेड। तो जैसे डिप्रेशन कंटिन्यू हुआ और कैश इनकम्स उनकी कम हुई, तो जो स्मॉल टेनेंट्स थे उनको बहुत दिक्कत हो रही थी रेंट पे करने में अपने लैंडलॉर्ड्स को। दे वांटेड द अनपेड रेंट टू द लैंडलॉर्ड टू बी रीमिटेड। रीमिटेड का मतलब होता है माफ़ कर दिया जाए, तो वो अपना चाहते थे कि जिन्होंने रेंट पे नहीं करा है वो माफ़ कर दिया जाए। They joined a variety of radical movements often led by socialists and communists। तो वो काफ़ी radical movements का हिस्सा बनते थे जिनको सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट लीड करते थे। सो अभी तक हम देखा जाए तो हमने करा है रिच कम्युनिटीज़ का। तो रिच कम्युनिटीज़ ने इसमें मूवमेंट में हिस्सा क्यों लिया था? बिकॉज दे वर अगेंस्ट हाई रेवेन्यूज़, और उस टाइम पे उनके पास कैश इनकम भी कम था। सेम विद द पुअर पीजेंट्री, उनका भी इतना नेशनलिस्ट वो नहीं था मुद्दा, बट उनका भी कहीं ना कहीं ये रिजेंटमेंट था फॉर दी गवर्नमेंट कि वो या तो उनका अनपेड रेंट माफ़ कर दे। So apprehensive, now coming back to over here, we have read this line, they joined a variety of radical movements often led by socialists and communists। अब आएंगे apprehensive of raising issues that might upset the rich peasants and landlords, the Congress was unwilling to support no rent campaigns in most places। अब जितने भी लैंडलॉर्ड्स थे वो काफ़ी पावरफुल मैन थे, और कांग्रेस को ये लगता था कि अगर पुअर पीजेंट्री रेंट नहीं देगी लैंडलॉर्ड्स को तो उसमें नुकसान किसका होगा? उसमें नुकसान होगा लैंडलॉर्ड्स का, और अगर लैंडलॉर्ड्स का नुकसान हुआ तो इसी में कांग्रेस को लग रहा था कि वो इस चीज़ को सपोर्ट ना करे, क्योंकि अगर वो लैंडलॉर्ड्स का भरोसा खो देगी तो उसकी खुद की पावर थोड़ी सी उसमें आ जाएगी। तो उसको लग रहा था कि वो खुल के सपोर्ट नहीं कर पाएगी उसको, तो कांग्रेस वाज अनविलिंग टू सपोर्ट नो रेंट कैंपेन्स इन मोस्ट प्लेसेस। सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पुअर पीजेंट्स एंड द कांग्रेस रिमेन्ड अनसर्टेन। तो रिलेशनशिप जो थी पुअर पीजेंट्स की और कांग्रेस की, वो मतलब ये नहीं थी कि बहुत अच्छी थी या बहुत ख़राब थी, वो अनसर्टेन थी।
मतलब मोस्टली वो थोड़ी सी अच्छी नहीं थी उन दोनों के बीच में, उनकी रिलेशनशिप बिटवीन द पुअर पीजेंट्स एंड द कांग्रेस। अब हमने कर लिया पुअर पीजेंट्स और रिच कम्युनिटीज़ का। अब हम आएंगे बिजनेस क्लास पर। व्हाट अबाउट बिजनेस क्लासेस? अभी तो हमने पुअर पीजेंट्री और रिच कम्युनिटीज़ का कर लिया, अब हम लोग आएंगे बिजनेस क्लासेस पर। हाउ डिड दे रिलेट टू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? उन्होंने कैसे रिलेट करा सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट के लिए? क्योंकि अगर उनका थोड़ा सा रेंट बढ़ जाएगा तो वो तो दे भी देंगे, पर वो मोस्टली एग्रीकल्चर नहीं करते थे, वो बिजनेस करते थे। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर Indian merchants and industrialists had made huge profits and become powerful. We will see that in chapter 5 although. But जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी, जब जो इंडियन मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट थे, तो मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का मेनली काम करते थे और जिनकी या तो इंडस्ट्रीज़ थी, उनको बहुत प्रॉफिट्स हो रहे थे और वो बहुत पावरफुल बन गए थे, तो वो अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते थे और बढ़ाना चाहते थे। दे वर कीन ऑन एक्सपैंडिंग देयर बिजनेस। दे नाउ रिएक्टेड अगेंस्ट कॉलोनियल पॉलिसीज़ दैट रिस्ट्रिक्टेड बिजनेस एक्टिविटीज़। अब वो अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते थे, तो वो रिएक्ट कर रहे थे अगेंस्ट कॉलोनियल पॉलिसीज़। मतलब जो क्योंकि जब ईस्ट इंडिया कंपनी, ये मैं काफ़ी पहले की बात कर रही हूँ, तो उसने भी काफ़ी वो लिए थे कि ताकि इंडियन मर्चेंट्स को इतना प्रॉफिट ना हो जितना उनको हो। तो अभी भी वो वही स्ट्रैटेजी अपना रहे थे कि उनको ज़्यादा प्रॉफिट होने के लिए इंडियन मर्चेंट्स को वो कम प्रॉफिट देते थे, उनकी कम मार्जिन रहती थी। तो वो जो इंडियन मर्चेंट्स थे वो इन पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ हो रखे थे, क्योंकि वो उनकी बिजनेस एक्टिविटी को रोक रही थी कहीं ना कहीं, वो खुल के नहीं कर पा रहे थे। सो दे नाउ रिएक्टेड अगेंस्ट कॉलोनियल पॉलिसीज़ दैट रिस्ट्रिक्टेड ऑन बिजनेस एक्टिविटीज़। और वो चाहते थे कि उनको प्रोटेक्शन मिले जब वो इम्पोर्ट करे फॉरेन गुड्स एंड अ रुपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो दैट वुड डिस्करेज इम्पोर्ट्स। एक रुपी इंडियन करेंसी, रुपी एक स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो बन जाए, जिससे जो ह्यूज इम्पोर्ट्स हैं वो डिस्करेज करा जाए। क्योंकि कंट्री का फ़ायदा तभी होता है जब आपका एक्सपोर्ट मतलब जब आप बाहर सामान ज़्यादा बेच रहे हो और ख़रीद कम रहे हो। तो जब तक आपका बिग एक्सपोर्ट एंड कम इम्पोर्ट रहेगा, आप प्रॉफिट में रहोगे। अगर जैसे ही आपका बड़ा इम्पोर्ट होने लग गया, कम एक्सपोर्ट होने लग गया, तो आपका नुकसान होगा। तो वो इसी में यही कहते हैं, दे वांटेड टू थिंग्स। एक तो था प्रोटेक्शन अगेंस्ट फॉरेन गुड्स एंड एक और चीज़, दे वर अगेंस्ट कॉलोनियल पॉलिसीज़ दैट रिस्ट्रिक्टेड बिजनेस एक्टिविटीज़। ये भी पॉइंट है। फिर पॉइंट आता है दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इम्पोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स। थर्ड पॉइंट, आई वांटेड अ रुपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो दैट वुड डिस्करेज इम्पोर्ट्स। अब ये बिज़नेस इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए उन्होंने इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस बनाई। क्या बनाई? IICC, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस। कौन से ईयर में? 1920। एंड द फेडरेशन ऑफ द इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, FICCI। FICCI का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ द इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ इन 1927। तो IICC उन्होंने बनाई 1920 में और FICCI बनाई उन्होंने 1927 में। किसने बनाई थी? ये बिजनेस क्लास से बनाई थी। लेड बाय प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट लाइक पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास and G.D. Birla, the industrialist attacked colonial control over the Indian economy. अब these are some companies जिनके नाम अभी तक चलते हैं। तो ये उस टाइम पर कॉलोनियल पॉलिसीज़ को अटैक कर रही थी
क्योंकि वो चाहती थी कि वो अपना होल्ड जमा सके इंडियन इकोनॉमी पर। इसीलिए वो सपोर्ट करती थी सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को जब वो पहले लॉन्च हुआ था। सो लेड बाय प्रोमिनेंट industrialists like Purushottam Das, Thakur Das and J.D. Birla, the industrialists attacked colonial control over the Indian economy and supported the civil disobedient movement when it was first launched. They gave financial assistance and refused to buy or sell imported goods. वो क्या करते थे? वो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते थे मूवमेंट को और रिफ्यूज़ करते थे, ना ही वो ख़रीदेंगे ना ही वो बेचेंगे इम्पोर्टेड गुड्स जो बाहर की कंट्री से उन्होंने इम्पोर्ट करा हो। Most businessmen came to see Swaraj as a time when colonial restrictions on business would no longer exist and trade industry would flourish without constraints. जो बिजनेसमैन थे, मतलब मोस्ट ऑफ द बिजनेसमैन, वो स्वराज को एक ऐसा टाइम देखने लग गए जहाँ कोई कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी बिजनेस पर और जो इंडस्ट्रीज़ होंगी वो विदाउट एनी कंस्ट्रेंट्स, मतलब विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन के वो फ्लरिश करेंगे, वो आगे ही बढ़ती जाएंगी। वो ये सब सोच रहे थे कि स्वराज से ये सब आएगा। बट आफ्टर द फेलियर ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की जो नेगोशिएशंस थी वो फेल हो गई थी, तब दे वर वेरी डिसअपॉइंटेड और बिजनेस ग्रुप्स वर नो लॉन्गर यूनिफॉर्मली इंथुजियास्टिक, और उनमें वो इंथुजियाज्म बचा भी नहीं था क्योंकि वो बहुत डिसअपॉइंट हो गए थे आफ्टर द फेलियर ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। They were apprehensive of spread of militant activities and worried about prolonged disruption of business. Militant activities का मतलब जो violent activities. Apprehensive का भी मतलब होता है that they were scared कि कुछ गलत होने वाला है, थोड़ा सा वो डरे हुए थे कि जैसे militant activities बढ़ रही थी और इसकी वजह से उनको काफ़ी नुकसान हो सकता था बिजनेस में। They were apprehensive of the spread of militant activities and worried about prolonged disruption of business. Prolonged मतलब काफ़ी लंबे समय तक उनके बिजनेस में थोड़ा सा उनको नुकसान हो। As well as of the growing influence of socialism amongst the younger members of the Congress. और उनको थोड़ा सा इस बात से भी डर लगता था जैसे सोशलिज्म बढ़ रही थी यंगर मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस में। सो हम लोग इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास का बाद में करेंगे। अभी हमने 3 वो करी हैं, दी रिच कम्युनिटीज़, दी पुअर पीजेंट्री एंड दी बिजनेस क्लास। तो हमने इन तीनों में देखा कि कैसे स्वराज का मतलब तीनों कम्युनिटीज़ में डिफरेंट है, तीनों की डिमांड्स अलग अलग थी, तीनों के फैक्टर्स कि उन्होंने क्यों ज्वाइन करा सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट वो अलग अलग था, और तीनों ही बहुत डिसअपॉइंटेड थे जब वो द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट वाज रिवोक्ड, जब उसको कॉल्ड ऑफ करा गया तब वो थोड़े से डिसअपॉइंटेड थे, और जब वो फिर से रीलॉन्च करा गया तब उसमें उन लोग में इतना इंथुजियाज्म नहीं रहा। पुअर पीजेंट्री में हमने ये भी देखा कि कांग्रेस जो थी वो उनको हेल्प नहीं कर पा रही थी इस लैंडलॉर्ड्स के डर से। ओके, सो आपको पता होना चाहिए कि तीनों की डिमांड्स क्या थी, कि उनको सिविल डिसोबीडियंस के मूवमेंट से उनको क्या अचीव हो सकता है, फिर कि वो क्यों डिसअपॉइंटेड थे और उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था। तो आपको ये क्वेश्चंस का आंसर्स पता होना चाहिए। आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस इन दिस वीडियो वेरी वेल, एंड प्लीज़ आप ये सम इम्पोर्टेंट डेट्स भी कर लें। Let us take a quick look. Yes, we have some time. Some important dates: 1918 to
1919, distressed UP peasants organized by Baba Ramchandra. April 1919, Gandhian Hartal against Rowlatt Act, Jallianwala Bagh massacre. January 1921, non-cooperation movement and Khilafat movement launched. February 1922, Chauri Chara incident, Gandhi ji withdraws non-cooperation movement. May 1924, Alluri Sitaram Raju arrested, ending a 2-year armed tribal struggle. ये हमने करा था ट्राइबल उसमें. December 1929, Lahore Congress adopts the demand for Poon Swaraj. 1930, Ambedkar established depressed classes of association. March 1930, Gandhiji begins civil disobedience movement by breaking the salt law at Dandi. March 1931, Gandhiji ends civil disobedience movement. December 1931, second round table conference. 1932, civil disobedience relaunched. आपको पता है ना फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था? फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने बॉयकॉट करा था क्योंकि वो साइमन कमीशन से सहमत नहीं थी. सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था? जब गांधी जी का उस पैक्ट के हिसाब से गए थे पर वहाँ पे जो नेगोशिएशंस थी वो सही से चल ही नहीं पाई, तो गांधी जी रिटर्न डिसअपॉइंटेड. दैट वाज द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. उसी के बाद जो फैक्टर्स थे ऊपर ओवर हियर, इन सब के बाद ही गांधी जी रिलॉन्च्ड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. ओके, आपको यहाँ तक क्लियर होना चाहिए. एंड दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट डेट्स विच यू हैव टू लर्न बाय हार्ट. ओके, एंड प्लीज़ इसकी डिटेल्स, बिकॉज जब लंबे चैप्टर्स होते हैं तब आपकी डिटेलिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट. और जब कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो प्लीज़ टू द पॉइंट आंसर लिखा करिए. ओके, जो पूछा गया बस उतना ही लिखना होता है. ओके, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ यू कैन आस्क इन द ग्रुप.